हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी डिफेंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इंडियन आर्मी क्लर्क का इंग्लिश पेपर। इस पेपर में हम पूरे 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। बिल्कुल इसी लेवल का आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो में अपने स्कोर काउंट कर सकते हैं। अगर आपका इस एग्ज़ाम में 18 प्लस या 19 के आसपास आ रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप अपना इसमें स्कोर काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पैसेज दिया हुआ है। पैसेज को समझते हैं पहले, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिशिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। जो मछली पकड़ना है वो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। आई ऑफन फिश फॉर हॉर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग। मैं क्या अक्सर घंटों तक मछली ढूंढता रहता हूँ, लेकिन मुझे क्या है मछली कैच नहीं होती, यानी कि मछली पकड़ में नहीं आती। बट दिस डज नॉट वरी मी। पर ये मुझे निराशा में नहीं लाती है, ये मुझे उदास नहीं करती है। ठीक है, चाहे मुझे मछली नहीं मिलती है लेकिन मैं उदास नहीं होता हूँ। सम फिशरमैन आर अनलकी। कुछ जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या है, अनलकी होते हैं, उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश, मछली पकड़ने के बजाय उन्हें क्या मिलता है, दे कैच ओल्ड बूट्स। उन्हें क्या है, पुराने बूट्स मिलते हैं और ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो काम की नहीं होती, बेकार वस्तुएं मिलती हैं। आई एम इवन लेस लकी। मैं क्या हूँ, अक्सर क्या हूँ, कम किस्मत वाला हूँ। वो किस लिए, आई नेवर कैच एनीथिंग। मैंने कभी कुछ कैच नहीं किया है। नॉट इवन ओल्ड बूट्स, ना ही मेरी पकड़ में कोई पुराने बूट आए हैं और ना ही मेरी पकड़ में कोई मछली आई है। आफ्टर हैविंग स्पेंट होल मॉर्निंग्स, जो सुबह की जो मॉर्निंग है, पूरा दिन बिताने के बाद भी मुझे क्या है, ऑन द रिवर, जो नदी पर पूरा दिन बिताने के बाद भी, आई ऑलवेज गो होम विद एन एम्प्टी बैग। मैं घर जाता हूँ एक खाली बैग लेके। किस लिए, क्योंकि मछली नहीं मिलती है और मैं घर में खाली बैग लेके जाता हूँ। यू मस्ट गिव अप फिशिंग। तुम्हें मछली पकड़ना छोड़ देना चाहिए। माई फ्रेंड्स से, मेरे दोस्त ऐसा बोले मुझे, मेरा दोस्त ऐसे मुझे कहते हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये क्या है, समय की बर्बादी है। ये कौन बोला है, ये मेरे दोस्त बोले हैं। बट दे डोंट रियलाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग। पर उन्होंने ये चीज़ रियलाइज नहीं की है, उनको ये नहीं पता है कि एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फिशिंग। मैं सच में क्या है, असल में मैं क्या हूँ, मछली पकड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मेरा मन भी नहीं है मछली पकड़ने में। पर क्या है, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन अ बोट। पर मैं क्या हूँ, जो नाव होती है, बोट होती है, उसमें बैठने का इच्छुक हूँ, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो इसीलिए मैं मछली पकड़ने का शौकीन नहीं हूँ, पर मुझे बोट में बैठना अच्छा लगता है। और एंड डूइंग नथिंग एट ऑल, पर मैं वहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, बस बोट में बैठना अच्छा लगता है, बोट में बैठता हूँ, मछली नहीं मिलती है और खाली बैग घर में लेके आ जाता हूँ। तो कई बार क्या है, कुछ जो लोगों की जो किस्मत है वो मुझसे भी बदतर होती है। उनको कई बार क्या मिलता है, पुराने बूट मिलते हैं या कई बार बेकार चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं कम लकी हूँ, मुझे क्या है, बूट भी नहीं मिलते हैं। बस इतनी सी कहानी है, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, पूछ रहे हैं सम फिशरमैन आर अनलकी बिकॉज। कुछ जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो अनलकी होते हैं। ठीक है, उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि दे नेवर कैच फिश। दे नेवर, उनको जो है मछली उनकी पकड़ में नहीं आती है। फिशिंग इज नॉट देयर फेवरेट स्पोर्ट, या फिर उनका जो मछली पकड़ना है वो उनका मनपसंद खेल नहीं होता है। या फिर दे फिश फॉर हॉर्स टुगेदर, या फिर वो एक साथ इकट्ठे कई घंटों तक मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। समटाइम्स दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश। पर क्या है, कभी कभी उन्हें पुराने बूट या बेकार चीज़ें भी कैच हो जाती है, उन्हें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं ऊपर, सीधा हम टिक नहीं लगाएंगे। आपको समझाने के लिए थोड़ा वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर जिसको समझना है वीडियो को स्किप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं स्लो स्लो समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सम फिशरमैन आर अनलकी। ठीक है, सम फिशरमैन आर अनलकी, ये बिल्कुल सेम लाइन है। इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश, उनको क्या है, मछली पकड़ने के बजाय क्या है, दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश। ठीक है, उनको पुराने बूट और रबिश भी उनकी पकड़ में आ जाते हैं। तो ये हमारी लाइन बिल्कुल मिल गई है, मैच कर गई है। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिशिंग इज द राइटर्स फेवरेट स्पोर्ट। जो मछली पकड़ना है, वो जो लेखक है जिसने ये पैरा लिखा हुआ है, जो पैसेज लिखा है, उसका फेवरेट मनपसंद खेल है। क्यों खेल है, क्योंकि उसे ऑलवेज कैच, क्योंकि उसे फिश मिलती थी, हर हर बार उसकी पकड़ में आती थी। तो ये उसकी तो पकड़ में आती नहीं थी, ये तो गलत हो गया। फाइंड इट्स अ फनी स्पोर्ट, वो उसे एक फनी स्पोर्ट मानता था, ये भी बात नहीं बोली गई है। ठीक है, हास्य हास्य खेल मानता था, ये भी नहीं बात बोली गई है। तो तीसरी बात बोली गई, एंजॉयज डूइंग नथिंग वाइल सिटिंग इन अ बोट। ठीक है, तो
इसे छोड़िए, डी में दिया हुआ है कलेक्ट ओल्ड बूट्स, उसे क्या है पुराने बूट्स मिलते हैं। अब भाई उसे ना तो बूट मिलते हैं, ना बेकार चीज़ें मिलती थी, और ना ही कुछ मछली मिलती थी, तो वो तो घर में खाली बैग लेके जाता था। तो ये भी हमारे पास डी ऑप्शन भी गलत हो गई। ऑप्शन क्या बची है, सी। सी को पढ़ लीजिए, वो क्या है, उसे कुछ ना करने में ही क्या है दिलचस्पी थी, ठीक है। क्यों थी, अच्छा लगता था बोट में बैठना, नाव में बैठना अच्छा लगता था, और वह कुछ नहीं करता था। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब पैसेज में हमने पढ़ा है, बिल्कुल हम सीधे टिक लगाते जाएंगे। अगला पैसेज थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उसका हम दोबारा दोबारा देखेंगे। द राइटर इज नॉट अ गुड फिशरमैन बिकॉज, जो लेखक है वो एक अच्छा मछली पकड़ने वाला नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ही नेवर कैचेस एनीथिंग। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उसको कभी भी कुछ भी पकड़ में नहीं आया, ना तो उसमें बूट पकड़ में आए थे, और ना ही उसको कभी मछली में पकड़ में आए थे। ये तो ऑप्शन सही होगी, ठीक है। हम आगे ऑप्शन देखिए, ही ओनली कैचेस ओल्ड बूट्स एंड रबिश, उसकी पकड़ में क्या आते थे, पुराने बूट और बेकार चीजें आती थी। अब भाई उसकी पकड़ में तो कुछ नहीं आता था, तो ये हमारी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ही गोज अलोन, वो अकेला जाता था। अब भाई अकेला तो जाता था, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक अच्छा मछुआरा नहीं था, ठीक है। अकेला इस ये बात बोली नहीं उन्होंने, वो अकेला जाता था नहीं जाता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी। आगे बोला ही स्पेंड्स होर फिशिंग, वो वहाँ पे घंटे बिताता था। अब भाई वो वहाँ पे घंटे बिताता था, इसका मतलब ये तो नहीं हम निकाल सकते कि वो एक अच्छा मछुआरा यानी कि अच्छा मछली पकड़ने वाला नहीं था। इससे कोई साफ बात जाहिर नहीं होती है। तो हमारे पास ए ऑप्शन दिया हुआ है, ही नेवर कैचेस एनीथिंग, उसकी पकड़ में कुछ नहीं आता था, ना मछली ना बूट, तो इसीलिए वह एक अच्छा मछली पकड़ने वाला नहीं था। ये आपको बिल्कुल पढ़ के मैंने बताया पैसेज, वहां से आपको पता चल जाएगा। द बैग दैट द राइटर कैरीज होम इज, जो लेखक है वो घर में बैग लेके आता है, तो उसमें क्या होता है, वो एक खाली बैग होता है। मैंने आपको बताया पहले भी, वो एक खाली यानी कि एम्प्टी बैग होता है। द राइटर्स फ्रेंड्स आस्क हिम टू गिव अप फिशिंग, जो लेखक है उसके दोस्तों ने लेखक को क्या कहा कि तुम अब मछली पकड़ना छोड़ दो, है ऐसे करना छोड़ दो। तो ऑप्शन में देखिए, इसलिए कहा कि वो उससे नाराज थे, नहीं ये ऑप्शन गलत है। दे वांट हिम टू ट्राई अनदर स्पोर्ट, वो चाहते थे कि वो कोई लेखक है जो दूसरा के खेल अपनाए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दे वांट हिज कंपनी, वो उसकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते थे, उसके साथ काम करना चाहते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आगे हमें दिया हुआ है, दे थिंक ही इज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, वो सोचते थे कि जो लेखक है वो टाइम की वेस्टिंग, टाइम की बर्बादी कर रहा है। अब ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ, ऊपर चल के हम पैसेज में चलते हैं, 5वां क्वेश्चन है, ये देखिए, यू मस्ट गिव अ फिशिंग, तुम्हें मछली पकड़ना छोड़ देना चाहिए, मेरे दोस्तों ने कहा। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये है टाइम की बर्बादी। तो ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन का सही उत्तर। अब चलते हैं हमारे अगले पैसेज पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये उससे थोड़ा पेपर में भी आपको बिल्कुल ऐसा देखने मिलेगा, ये नहीं मैं बोल रहा कि यही आपको आ जाएगा पैसेज, इसी लेवल का आता है, ठीक है। पेपर मैंने पहले देखे हैं पिछले, बिल्कुल इसी लेवल का आपको देखने को मिलेगा, और आप ऐसे सोल्व कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक जिनकी तैयारी है। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, वो थोड़ा सा इजी लेवल होता है, जो मैंने आपको पहले पैसेज पढ़ाया है। तो एक थोड़ा सा इजी आता है, एक थोड़ा सा हार्ड आता है, ये सबको पता है, जो पढ़ रहे हैं उनको पता है सबको। तो इसको शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। क्या बोल रहे हैं, टैगोर हैड अ वेरी हेल्थी कंटेम्प्ट फॉर मेयर एजिटेशनल पॉलिटिक्स, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनका क्या है, उनके मन में केवल आंदोलनकारी राजनीति के लिए एक स्वस्थ स्वस्थ हेल्थी, और कंटेम्प्ट होता तिरस्कार, ठीक है, स्वस्थ तिरस्कार था। which he likened to an engine which continually whistled and throws out columns of smoke and without ever moving, और जिसकी उन्होंने तुलना किससे की है, उसकी तुलना उन्होंने एक इंजन से की है, जो लगातार क्या है, लगातार विसल्स, विसल ये देखो विसल्स, जो लगातार सीटी बजाता है और बिना हिले डुले, ठीक है, विदाउट एवर मूविंग, बिना हिले डुले क्या करता है, जो धुएं के गुब्बारे फेंकता है, ठीक है। थ्रोस आउट कॉलम्स ऑफ स्मोक, यानी कि धुएं के गुब्बारे फेंकता है। अब आगे लिखा, टू द पायलट्स ऑफ इंडिया शिप ऑफ डेस्टिनी हिज एडवाइस वास, अब ये बोल रहा है पायलटों को उसकी क्या सलाह थी, ठीक है। फेयर नोट द वेव्स ऑफ द सी बट माइंड द लेक्स माइंड द लीक्स इन यूर ओन वेसल्स, क्या बोल रहा है, समुद्र की लहरों से मत डरो, फियर नोट द वेव्स ऑफ द सी, यानी कि समुद्र की लहरों से मत डरो, बट माइंड द लीक्स, किससे डरना है, बल्कि अपने खुद के बर्तन में रिसावों पर ध्यान दो। अब खुद के बर्तन में जो रिसाव होते हैं, जो छेद हो जाते हैं, उस पर ध्यान दो। अब खुद के बर्तन पे उसका यहाँ पे क्या मतलब है, उसके खुद के बर्तन का मतलब है यहाँ पे खुद की कमजोरियों पे ध्यान दो, ठीक है, ये आपको सीधा मैं बता दूं, ठीक है। समुद्र की लहरों से मत डरो, बट माइंड द लीक्स इन यूर ओन वेसल्स, अपनी खुद की जो खुद का बर्तन है, ओन वेसल होता है खुद का बर्तन, उसमें जो छेद हैं उस पर ध्यान दो, लीक्स हैं, ठीक है।
अब आगे बोल रहा है इफ वी बिकेम द सब्जेक्ट पीपल इट वाज नॉट बिकॉज द ब्रिटिश वर विक्ड। अब आगे बोल रहा है अगर हम लोग प्रजा बने हैं, ठीक है, अगर हम लोग इफ वी बिकेम अ सब्जेक्ट पीपल, अगर हम लोग प्रजा बने हैं तो इसलिए नहीं बने हैं कि अंग्रेज दुष्ट थे। इट वाज नॉट बिकॉज द ब्रिटिश वर विक्ड। विक्ड का मीनिंग होता है दुष्ट। हम इसलिए प्रजा नहीं बने कि अंग्रेज लोग दुष्ट थे, पर इसलिए बने थे क्योंकि हम क्या थे, हम कमजोर थे। वीकलिंग्स का मीनिंग होता है हम कमजोर थे, ठीक है। आगे बोल रहे हैं वी हैड सीज टू बिलीव इन ओवर सेल्फ। हमें क्या है, हमने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया था। सीज जो होता है बंद करना, ठीक है, खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया था। इंस्टेड ऑफ टैपिंग द सोर्सेस ऑफ अवर ओन पावर। और क्या है, अपनी शक्ति से अपने स्रोतों का दोहन करने के बजाय हम क्या करते थे, ठीक है। इंस्टेड होता है बजाय, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ टैपिंग द सोर्स ऑफ अवर ओन पावर। अपनी शक्ति से हमारे स्रोतों का दोहन करने के बजाय हम क्या करते थे, वी वर कंटेंट टू पिक रैग्स फ्रॉम अदर्स पीपल्स डस्टबिन। ठीक है, हम क्या करते थे, हम दूसरों के कूड़ोदानों से चिथड़े चुनकर संतुष्ट थे। ठीक है, पिक रैग्स, रैग्स मतलब चिथड़े, कूड़ा करकट। ठीक है, हम दूसरों के डस्टबिन से, कूड़ा कूड़ा करकट से क्या है, चिथड़े उठाकर क्या थे, हम अपने आप को संतुष्ट समझते थे। ठीक है, अनलाइक गांधी, और गांधी के विपरीत, ठीक है, गांधी के विपरीत क्या बोला टैगोर ने, टैगोर बिलीव्ड इन द पावर एंड रिसोर्सेज ऑफ साइंस। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने क्या है, विज्ञान की शक्ति, ठीक है, बिलीव्ड इन द पावर एंड द रिसोर्स ऑफ साइंस, और विज्ञान की शक्ति और विज्ञान के संसाधनों को क्या कहा है, विश्वास करते थे। थो ही ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैन बिकमिंग द स्लेव ऑफ मशीन। और एक क्या था, हालांकि उसे मनुष्य बनने की संभावना से डर लगता था। ड्रेडेड का मीनिंग होता है डर लगना, ठीक है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट होता है संभावना, किस संभावना से डर लगता था कि जो इंसान है वो क्या है, मशीनों का गुलाम बन रहा है, बजाय इसके कि मशीनों को इंसान का गुलाम होना चाहिए। ठीक है, बजाय इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ ऑफ लगा जो फिक्स प्रेपोजिशन है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है, याद रखिएगा। मशीन्स यानी कि मशीन्स को इंसान का गुलाम होना चाहिए, बल्कि जो इंसान है वो मशीन का गुलाम हो रहा है, इसीलिए उसे मनुष्य होने की संभावना से डर लगता रहता था। ठीक है, अब आगे बोल रहा है इनफैक्ट द ड्रेडेड एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर। मैंने क्या बोला, इनफैक्ट ही ड्रेडेड एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर। असल में उसे वह हर संगठित शक्ति से डर लगता था, वेदर सोशल, चाहे वो क्या है, एक सामाजिक हो, पॉलिटिकल राजनीतिक हो, या फिर इंडस्ट्रियल हो। इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक पावर हो, विच इग्नोर्ड ह्यूमन वैल्यूज, जो क्या है, ह्यूमन वैल्यूज को, मनुष्य की वैल्यू को क्या करती है, इग्नोर कर देती है। ठीक है, एंड टेंडेड टू द स्टिफल द पर्सनैलिटी ऑफ मैन, और क्या करती है, या इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसे क्या है, दर दबोच देती है। ठीक है, स्टीफल होता है दबोचना। अब इंसान की जो पर्सनैलिटी है सबको पता है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या है, दबोचने का काम करती है। तो उसके खिलाफ तो उससे डर डर लगता था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अब आगे बोल रहे हैं थो आउटसाइड इंडिया टैगोर अपहेल्ड एंड इंटरप्रेटेड द इंडियन फिलोसफी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है, टैगोर अपहेल्ड एंड इंटरप्रेटेड द इंडियन फिलोसफी ऑफ लाइफ। अब टैगोर जी ने क्या किया है, जिंदगी के भारतीय दर्शन, ठीक है, इंडियन फिलोसफी का मतलब होता है भारतीय दर्शन। अब ऑफ लाइफ लिखा है, जिंदगी के भारतीय दर्शन को टैगोर ने क्या किया है, इंडिया के बाहर जाकर उन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया है। अपहेल्ड का मीनिंग होता है समर्थन, और इंटरप्रेटेड का मीनिंग होता है व्याख्या करना। अब इतनी धीरे धीरे आपको मीनिंग बता रहा हूँ, ये जो मीनिंग बता रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। आपको अगर यही पैसेज आ जाएगा, अगर आप मीनिंग नहीं समझोगे तो वहाँ पे यही आपके पास लिए दिक्कत बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा समर्थन नहीं करता हूँ कि ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यही पैसेज आएगा। तो आगे हमारे पास है इन हिज ओन कंट्री, अपनी अपने खुद के देश में वो क्या करता है, ही वॉज द सेवरेस्ट क्रिटिक ऑफ इट्स सोशल इंस्टीट्यूशन। वो है, वो क्या है, बहुत बड़ा एक आलोचक है, किसका आलोचक है, सोशल इंस्टीट्यूशन का, जो सामाजिक, क्या है, सामाजिक इंस्टीट्यूशन बनी हुई है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान, ठीक है, सामाजिक संस्थानों का और धार्मिक, धार्मिक प्रैक्टिसेस का। अब धार्मिक धार्मिक प्रैक्टिसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, धर्म के आधार पे किया जाता है, सामाजिक के आधार पे किया जाता है, वो सामाजिक संस्थान बने हुए हैं, ठीक है, उसके आधार पे भी किया जाता है, धर्म के आधार पे भी किया जाता है। तो उसके क्या किया जाता है, विच एनकरेज, वो क्या बढ़ावा देना, एनकरेज होता है बढ़ावा देना। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन क्या होता है, अंधविश्वास। एंड इनइक्वालिटी, और असमानता को क्या है, बढ़ावा देता है, और अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, इसका मतलब होता है अंधविश्वास। एंड टोलरेटेड इनजस्टिस, और क्या है, जो अन्याय है उसको सहन करते हैं। ठीक है, अन्याय को क्या सहन करता है।
टॉलरेटेड का मीनिंग होता है सहन करना। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। टैगोर कंपेयर्ड एजिटेशनल पॉलिटिक्स विद, मैंने आपको बताया एजिटेशनल पॉलिटिक्स सबसे पहले। तो टैगोर जी हैं जो, वो आंदोलनकारी राजनीति को किसके साथ कंपेयर करते हैं? तो इसमें सबसे पहले पूछा हुआ है एन एटर्नली स्टेशनरी इंजन, एक ऐसा इंजन दैट डज नॉट मेक एनी, ठीक है, जो कुछ नहीं बनाता है, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं एक ऐसा स्थिर इंजन दैट समटाइम ब्रेथ और स्मोक एंड टाइम, जो कभी कभी सांस लेता है और धुआं छोड़ता है टाइम, ठीक है। एक ऐसा इंजन दैट विसल्स, जो क्या सीटी भी बजाता है और धुआं भी छोड़ता है, पर क्या है, स्थिर रहता है। अब ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसने पैसे को समझा उसको सही आंसर पता चल गया होगा। सबसे पहले आपने देखा वो क्या है, ये देखिए उसने क्या है, किससे कंपेयर किया है एजुटेशनल पॉलिटिक्स को। लाइकन का मीनिंग होता है कंपेयर करना। अब यहाँ पे लाइकन का वहाँ पे उन्होंने लिया हुआ कंपेयर्ड, ठीक है, कंपेयर्ड। तो यहीं पे बस आपका पूरा काम हो गया। टू एन इंजन विच कंटिन्यूली विसल्स, जो क्या सीटी बजाता है, एंड थ्रोज आउट कॉलम्स ऑफ स्मोक विदाउट एवर मूविंग। विदाउट एवर मूविंग का मतलब है स्टेशनरी। अब इस पूरे वर्ड के लिए उन्होंने स्टेशनरी वर्ड का यूज कर लिया, ठीक है, स्टेशनरी वर्ड का यूज कर लिया। अब थ्रोज आउट कॉलम्स ऑफ स्मोक, अब जो है गुब्बारे फेंकता है धुएं के, ठीक है, और रुक कर फेंकता है, वो चलता नहीं है, तो इसे बोलते हैं स्टेशनरी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू टैगोर हिज कंट्रीमैन हैड बिकम अ कॉलोनियल सब्जेक्ट बिकॉज, अब यहाँ पे कॉलोनियल सब्जेक्ट का मीनिंग है, कॉलोनियल का मीनिंग होता है उपनिवेश। क्या मीनिंग होता है कॉलोनियल का? उपनिवेश। अब जो है टैगोर के अकॉर्डिंग, टैगोर के मुताबिक क्या है, उसका जो कंट्री का जो बंदा है, उसका जो कंट्री का इंसान है, वो क्या है, एक उपनिवेश बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि दे डिड नॉट बिलीव इन रिसोर्स ऑफ साइंस, क्या वो जो विज्ञान के रिसोर्सेज हैं उसमें वो यकीन नहीं रखता है, या फिर दे लैक्ड सेल्फ बिलीफ, जहाँ उन्हें अपने खुद में विश्वास नहीं रहा है, या ब्रिटिश वर विक्ड, या फिर जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो दुष्ट थे, या फिर दे वर फिजिकल वीक, या इसीलिए या कि वो शारीरिक रूप से कमजोर थे। अब ये बोल रहे हैं उपनिवेशवाद कैसे हुआ लोगों में, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे तो आंसर इसका बी बन रहा है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, ठीक है। ध्यान से देखिए, इफ वी बिकेम सब्जेक्ट पीपल, ठीक है, इस लाइन में देखिए, अगर हम सब्जेक्ट पीपल बने हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पीपल लिखा हुआ है, ठीक है, परजय इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पीपल लिखा हुआ है, इसका सेम मीनिंग बनता है कॉलोनियल, उपनिवेश। तो इट वॉज नॉट बिकॉज द ब्रिटिश वर विक्ड, तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो ब्रिटिश थे वो दुष्ट थे। तो हमारा एक ऑप्शन तो यहाँ से निकल गया, ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इसलिए हम उपनिवेशवाद थे कि जो अंग्रेज थे वो दुष्ट थे, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, उन्होंने उल्ट बोला हुआ है। बट बिकॉज वी वर वीकलिंग, पर इसलिए क्योंकि हम वीकलिंग्स थे, वीकलिंग्स होता है कमजोर थे, ठीक है। आगे क्या बोला है, हम अपने खुद में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, हम कमजोर थे, हम खुद पर विश्वास करना बंद कर देते। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब ये तो बिल्कुल गलत हो गया, फिजिकल वीक भी गलत हो गया, और साइंस के रिसोर्स भी गलत हो गया। तो हमें खुद में विश्वास नहीं था। सेल्फ बिलीफ का मतलब होता है खुद पे विश्वास। बाय एजिटेशनल पॉलिटिक्स, एजिटेशनल पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया आंदोलनकारी राजनीति, ठीक है। ऐसी राजनीति क्या है जिसमें विघटनकारी प्रकृति हो, ठीक है, विघटनकारी प्रकृति हो, जो क्या करे, एक अशांति फैलाए, और क्या करे, राजनीतिक अवस्था, पॉलिटिकल या अन्यथा, अन्यथा को दर्शाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं एजिटेशनल पॉलिटिक्स। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बोला है नॉन वायलेंट पॉलिटिक्स, नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसक राजनीति, और एजिटेटेड पॉलिटिक्स, ये तो सेम मीनिंग हो गया, एजिटेटेड, एजिटेशन एजिटेटेड में ज़्यादा मीनिंग दूर नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स दैट लीड्स टू इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, ऐसी राजनीति जो कि औद्योगिकरण को क्या है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, अशांति फैलाती है। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बनेगा ए ऑप्शन, पैसे में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको सीधा आपको टिक लगाने को ऐसे मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, बाय लीक्स इन योर ओन वेसल, अपने खुद में जो बर्तन में, मैं आपको बताया वेसल का, मैंने आपको बर्तन बताया था, ठीक है, अपने खुद के बर्तन में छेद होने से टैगोर का क्या मतलब है, तो मैंने आपको उस टाइम बताया था। ये देखिए हमारी यहाँ पे दिया हुआ, फेयर नोट द वेव्स ऑफ द सी, समुद्र की लहरों से मत डरो, डरना है तो किससे डरो, बट माइंड द लीक्स इन यूर ओन वेसल्स, अपने खुद की ओन वेसल्स में, अपने खुद के बर्तन से, बर्तन में जो लीक हो रहे हैं, लीकेज हो रही है, ठीक है, जो छेद हो गए हैं उससे डरो। अब यहाँ पे मैंने आपको सीधा बता दिया था। अब खुद में जो छेद है उसका मतलब क्या है कि हम कमजोर हो गए हैं, ठीक है, खुद में छेद हो गया तो उसका मतलब सीधा बन रहा है कि हम कमजोर हो गए, तो सीधा हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ पे बोल रहे हैं बाय लीक्स इन योर ओन वेसल। दोबारा क्वेश्चन बोलता हूँ, बर्तन में, हमारे बर्तन में जो लीक हो जाता है, ठीक है, उससे हमारा क्या मतलब है? लीक इन द शिप, हमारी जो नाव है उसमें शेक हो जाना। ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत बन रहा है, ठीक है। ए शिप इन डिस्ट्रेस, जो एक शिप है वो संकट में है, ये भी गलत बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। स्लेवरी टू मशीन्स, जो मशीनों की गुलामी है, ये भी हमारा गलत बन रहा है। अब आगे बोल रहा है इनहेरेंट वीकनेस, अंदरूनी कमजोरियां, ठीक है। अब हमारे अंदर कमजोरियां होगी, यानी कि हमारे अंदर छेद हुए हैं, हमारे बर्तन में छेद हुए हैं। हम यहाँ पे इंसान को एक बर्तन के रूप में देखा गया है, ठीक है। अब बर्तन में छेद होगा, उसमें कमजोरी होगी, उसमें पानी भरेंगे तो लीकेज होगी, तो पानी नीचे गिर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? अंदरूनी कमजोरी, ठीक है। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आपको समझा सकूँ। ये आपका मेन पार्ट है आपका यहाँ पे मार्क्स लेने का। ये 40 नंबर हैं, 10 क्वेश्चन आपके पास आते हैं पैसेज के, कई बार एक पैसेज आता है तो लगभग 2 पैसेज ही आएंगे, तो 10-40 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। आप अच्छे समझते हो। तो टैगोर हैड अ फियर ऑफ, तो टैगोर जी को किसका डर था? ठीक है, नीचे शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइज सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, उन्हें क्या है? एक राजनीतिक, सामाजिक, ऑर्गेनाइज होता संगठित, संगठित सामाजिक या राजनीतिक पावर से डर लगता था, या संगठित औद्योगिक या सामाजिक पावर से डर लगता था। अब ये दोनों तो सेम ही हो गई, सामाजिक और औद्योगिक और इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्रियल, राजनीतिक और सामाजिक, ये तीनों का जिक्र दोनों में किया हुआ है, ठीक है। अब पावर दैट वाज पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल, जैसी ऐसी पावर जो राजनीतिक भी हो और औद्योगिक भी हो, तो तीनों में सेम बन रहा है। अब ऊपर वाला देख लीजिए, एनी पावर दैट डिफाइज ह्यूमन वैल्यूज एंड स्टिफल्ड मैन पर्सनैलिटी, कोई ऐसी पावर जो क्या करे? डिफाइड करे। डिफाइड होता है जो दबा देना, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज को दबा दे और उसे स्टिफल्ड कर दे, दबोच दे, ह्यूमन मैन की पर्सनैलिटी को दबोच दे। और कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य की वैल्यूज को दबा दे और उसकी पर्सनैलिटी को दबोच दे, उसका क्या है? उसे डर लगता है। ये आपको मैं टिक लगा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं, आपको इसका आंसर भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इन फैक्ट असल में ही ड्रेडेड, ड्रेडेड का मीनिंग होता है फियर, या वहाँ पे फियर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एवरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर, ऐसी संगठित पावर, वेदर सोशल या सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो औद्योगिक हो, जो क्या इग्नोर करती है, यहाँ पे हमारा आंसर बन गया, जो इग्नोर करती है ह्यूमन वैल्यूज को। तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है? इग्नोर की जगह पे डिफाइड, इग्नोर की जगह पे डिफाइड दिया हुआ है, ठीक है। डिफाइड एक मीनिंग होता है, अलग अलग मीनिंग यूज़ किया हुआ है, सिनोनिमस यूज़ किया हुआ है इसका। एंड टेंडेड टू स्टिफल द पर्सनैलिटी ऑफ मैन, और इंसान की पर्सनैलिटी को दबोचने की कोशिश करती है। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा मार्क कीजिए, 10th का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस पर टाइम लगेगा हमारे आधा घंटा पूरा, आपको वहाँ पे आधा घंटा नहीं लगेगा, लगभग 5 से 7 मिनट आपको दोनों पैसेज पे लगाने हैं, ठीक है, लगभग 10 भी लग जाएंगे। अब आगे हम तेज तेज करेंगे। एंटोनिमस, अब इसका हमें विपरीत बताना है। लॉजिकल का आपको पता, इलॉजिकल होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का आपको पता है इररिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत आसान आसान मैंने ढूंढ के बताया आपको, इररिस्पॉन्सिबल। आगे हमारे पास रिलक्टेंट, रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, जिसकी किसी काम को करने में इच्छा ना हो, तो इसका हो जाएगा अनविलिंग, ये इंपॉर्टेंट पे लगा लीजिए। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। डैश वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक, जो ये लकड़ी है, लकड़ी, ये टेबल इज मेड ऑफ, ये ओक की लकड़ी है, ओक एक ट्री होता है, तो उसकी जो लकड़ी है उसका टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो इसके हमारे आगे क्या यूज होगा? द यूज होगा, ठीक, द वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक, ठीक है। अब आगे देखिए, आई ईट एन एग, मैं एक अंडा खाता हूँ, डैश डे, एक दिन में एक अंडा खाता हूँ, तो एक के लिए सिंगुलर है, ए आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देख लीजिए, यूनिक, यूनिक्स इज डैश एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है? एक वर्ड सेंस है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हिंदी में देखिए एग्जाम्पल, तो ए है, ठीक है, आ से आज्ञा तक हमारे पास क्या होता है? एन, तो यहाँ हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन। आगे हमारे पास एरर ढूंढ रहे हैं, देर वर सो मच कैटल, देर वर, वहां पे बहुत ज्यादा कैटल थी, कैटल क्या होता है? पशु का झुंड होता है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी कैटल के साथ एस नहीं आएगा, अगर हो तो गलत होगा, एस नहीं आएगा। ऑन द रोड, वहां पे क्या, बहुत सारा जो पशुओं का झुंड था, ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ? इट वॉज डिफिकल्ट टू ड्राइव दैम सेफली, वहां पे क्या है? ड्राइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, अच्छे से सेफली ड्राइव करना, सुरक्षित ड्राइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो यहाँ पे देखिए, जो कैटल हैं वो एक झुंड है, ठीक है, झुंड को हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मच यूज किया हुआ है, तो गिन सकते हैं, तो गिनने के लिए हमारे क्या यूज करेंगे? मैनी, तो यहाँ पे मैनी यूज होगा, ठीक है। अब आगे लिखिए 18 क्वेश्चन,
द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। तो कंपनी के पास क्या है, हजारों के कस्टमर हैं जो उनकी सर्विस के साथ खुश हैं। तो कंपनी क्या है, कंपनी एक वचनीय है, यानी कि सिंगुलर है। तो एक वचनीय के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हैव, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, हैज़ में। यहाँ पे हैज़ लग जाएगा, हैज़ है फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हैव दिया हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, अब आगे देखिए 19 क्वेश्चन। आई प्रोमिस टू टीच यू एवरीथिंग। मैं तुमसे क्या है, प्रोमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें क्या है, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। एवरीथिंग यू नीड टू नोन, जो तुम्हें क्या है, पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू नो, यहाँ पे नोन की जगह पे एन नहीं आएगा। ठीक है, नो आएगा, नो सिंगुलर फॉर्म आएगी। अब देखिए आई प्रोमिस टू टीच यू एवरीथिंग। कुछ लोग सोचते हैं एवरीथिंग प्लूरल फॉर्म है, एवरीथिंग के साथ क्या है, सिंगुलर फॉर्म आती है। ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू नोन, यहाँ पे एन नहीं आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन में हमारा क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा। एक एरर यहाँ पे और बनता है, यहाँ पे दिया हुआ नीड। ठीक है, अब सिंगुलर है हमारे पास आई के अकॉर्डिंग क्या बनता है, नीड्स। एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, एस अगर ई एस लगा देंगे, एस या ई एस लगा देंगे तो हमारे पास क्या है, सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो एक तो नीड के बाद एस आएगा और नो के बाद एन नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पी क्यू आर एस हमें अरेंज करना है। ठीक है, वी एक्नोलेज विद, सीधा आपको बता दो विद के बाद क्या है, एक तो ऑफ नहीं आता है। ठीक है, एक ये ऑफ नहीं आता है। वी एक्नोलेज विद, हम क्या है, एक्नोलेज विद थैंक्स, जो करेक्ट फॉर्म बनेगी इसके भी। तो विद के बाद क्या आएगा, थैंक्स आएगा। ठीक है, हम शुक्रगुजार हैं, थैंक्स आर हमारे पास दिया हुआ ये वाला। ठीक है, वी एक्नोलेज विद थैंक्स द रिसीप्ट ऑफ यूर लेटर, आपने जो पत्र भेजा है उसकी जो रिसीप्ट है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, आर पी। ठीक है, लेटर, तो लेटर में क्या दिया हुआ है, लेटर ऑफ 15/1996। ठीक है, 1996। ठीक है, लेटर कब मिला है ना, 15 मार्च 1996 को मिला है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कंसर्न कर रहा है, किसको कंसर्न कर रहा है, कंसर्न द सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके आगे एक आर्टिकल की जरूरत है। ठीक है, तो आर्टिकल यहाँ पे किस में दिया हुआ है, इसमें क्यू वाले में। तो मान लीजिए क्यू हमारे पास किस में आएगा, लास्ट में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन गई, आर पी एस क्यू। आर पी एस क्यू हमें किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। अब ही ऑलवेज रिसीव्ड डैश एंड कंसोलिंग अस, ही ऑलवेज रिसीव्ड, इसके बाद क्या आएगा, एक प्रोनाउन आएगा। ठीक है, प्रोनाउन में दिया हुआ है अस में। ठीक है, एक अस इसमें दिया हुआ है। अब दोनों में कन्फ्यूजन बन गई है, पहले आर वाला आएगा कि पहले एस वाला आएगा। ठीक है, पहले आर वाला आएगा कि पहले एस वाला आएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में तो केवल आर वाला दिया हुआ है, तो सेंटेंस किससे शुरू होगा, इससे, एस वाले से। ठीक है, ही ऑलवेज रिसीव्ड अस विद द सेम, वो क्या हमें पाता है, विद द सेम काइंडनेस, दयालुता के साथ पाता है। ठीक है, अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग, और हमें क्या है, इंटरेस्टिंग पाता है, एंड इंटरेस्टिंग अस इन यूथ, आज के यूथ में हमें इंटरेस्टिंग पाता है। कॉन्फ्रोटिंग एंड कंसोलिंग अस। ठीक है, कॉन्फ्रोटिंग के बाद एंड आएगा। ठीक है, अगर हम लगा देते क्यू लास्ट पे लगा देते, ये बन जाता एंड इंटरेस्टिंग, तो फिर आ जाता एंड कंसोलिंग, तो ये सेंटेंस नहीं बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑर्डर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, 21 का, एस पी क्यू आर, ए ऑप्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट डैश स्टीप्ड इन करप्शन, तो करप्शन का आपको पता होना चाहिए, भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, अब देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात करते हैं, तो स्टीप्ड होता है एक घुसा होना। ठीक है, जैसे किसी चीज़ में दाखिल होना या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। वी आर टॉकिंग अबाउट, आगे दिया हुआ है, हम किसी क्या है, रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, रिलीजन करप्टिंग पॉलिटिक्स, जो धार्मिक भ्रष्टाचार राजनीति है उसके बारे में हम क्या है, बात कर रहे हैं। वो क्या है, कब बात करते हैं, व्हेन ओवर पॉलिटिकल नेशनल लीडर्स आर, नहीं, व्हेन ओवर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल के बाद सीधा पार्टीज आएगा। ठीक है, पी और एस एक साथ आएंगे, पॉलिटिकल के बाद पार्टीज आएगा। और आपको पता है बीच में हर बार एस वेल एस बीच में आता है। ठीक है, यानी कि एस हमारा बीच में आएगा, बीच में, तो एस बीच में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ना गलत टाइप हुई है, पी आर
माफ़ कीजिए, बी ऑप्शन हमारे पास गलत टाइप हुई है, PRQS आना था यहाँ पे। तो ठीक है, ओ की जगह पे क्यू आएगा। अब आपको पता है एस एज वेल एज हमेशा बीच में आता है, तो यहाँ पे बीच में दिया हुआ है ए ऑप्शन में, और एक दिया हुआ है एस बीच में, ए यहाँ पे सी ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचती हैं। यहाँ पे एस लास्ट पे दिया, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे एस लास्ट में दिया, जिन दोनों को काट दीजिए। हमें किस पे काम करना है, RPSQ पे, और दूसरा करना है PSRQ पे। ठीक है, RPSQ कहाँ है, RPSQ हमारे पास क्वेश्चन था वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हमारे पास क्वेश्चन था वी आर टॉकिंग अबाउट डैश सीव्ड इन करप्शन। तो कौन करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार में कौन इन्वॉल्व हैं। तो भ्रष्टाचार में एक सीधी सी बात है, कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, भ्रष्टाचार में नेशनल लीडर ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा, नेशनल लीडर्स, क्यू आएगा लास्ट पे। ठीक है, अब लास्ट पे क्यू आएगा, ये दोनों क्वेश्चनों में क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा दोनों क्वेश्चन। अभी एक और चेक करें, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल लीडर तो बाद में आया, टॉकिंग अबाउट के साथ वैन तो आएगा नहीं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट वैन ओवर पोलिटिकल, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिलीजन करप्टिंग पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, पहले हम धार्मिक भ्रष्टाचार राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वैन ओवर पोलिटिकल पार्टीज, पी के बाद एस आएगा, पॉलिटिकल के बाद एस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एस दिया हुआ है, जो फिर सही हो गया। और फिर बाद में आया है आर, दैट पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज रिलीजन करप्शन पॉलिटिक्स नेशनल लीडर्स आर। तो आर के यहाँ पे दिया हुआ आर, अब आर के बाद क्यू लगेगा क्योंकि सेंटेंस की सेंस नहीं बन रही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, RPSQ। ठीक है, आगे देख लीजिए, द कंपनी हैज एग्रीड इन, कंपनी हैज एग्रीड इन, ये एक फिक्स प्रपोजिशन है, एग्रीड इन। ठीक है, तो जो कंपनी है वो क्या है, एग्रीड है, किसके साथ, कंपनी सुझाव पर डैश रूप से सहमत हो गई, कंपनी सुझाव पर, सजेशन होता सुझाव, कंपनी सुझाव पर डैश रूप से क्या सहमत हो गई, किस रूप से सहमत हो गई, जर्नल रूप से, या देखने के रूप से, या सिद्धांतिक रूप से, या एक बेसिस रूप से। तो वो क्या है, एक सैद्धांतिक रूप से कंपनी सुझाव पर सहमत हो गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न की सेंस की ये हमारा आंसर बन रहा है। आगे देख लीजिए, द डैश ऑफ द रिकॉर्ड प्लेयर इज प्लीजिंग। तो जो प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, प्लीजिंग का मतलब होता है मन भावन, जो मन को भाने वाला है। तो कौन मन को भाता है, मन को तो साउंड ही भाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, द साउंड ऑफ द रिकॉर्ड प्लेयर का साउंड आएगा तो वो मन को भाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 25 क्वेश्चन देखिए, दे आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स, उनको क्या बोला जाता है, डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा सही करिए, दे आर कॉल्ड डैश डिफरेंट नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे डैश दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डैश थोड़ा सा रह गया टाइपिंग करते वक्त, दे आर कॉल्ड डैश डिफरेंट नेम्स। एक होता है कॉल्ड फॉर, ही वॉज कॉल्ड फॉर एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, उसे क्या एक अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया गया है, जब किसी को बुलाया जाए तो हम यूज करते हैं कॉल्ड फॉर। एक होता है कॉल फॉर, तो यहाँ पे क्या है, दे आर कॉल्ड डिफरेंट नेम से, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। से के लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय। ठीक है, उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बाय यहाँ पे यूज होगा करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो ये थी हमारी इंग्लिश। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर हमारे पास मैथ होता तो हम इतने में ही पूरी वीडियो को कवर कर लेते। ठीक है, 35 मिनट में ही।